नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह सूर्य शॉर्ट ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमारी डेमो की क्लास थी और आज से हमारी हिंदी की क्लास नियमित रूप से चलेगी। तो आज हम हिंदी वर्णमाला की एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, जो कि वनडे एग्जाम जैसे सीआरपीएफ, पुलिस, जीडी, बीएड एंट्रेंस, यूपी टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों बात करते हैं वर्णमाला की। हमने आपको डेमो क्लास में बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों वर्ण की। किसकी? वर्ण की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को क्या करते हैं कि लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? वर्ण। लेखन की दृष्टि से वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, कितने? 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमारे मूल व्यंजन की संख्या रहेगी वो हमारी 33 रहती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण, अगर हम बात करें कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो यानी कि अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिसमें किसी भी उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आ, इ, उ, रा, स, रि, सी, ए, ओ। ये सब हमारे क्या हैं? स्वर हैं। तो इन सभी स्वरों की संख्या कितनी है? जो भी हमने आपको पीछे बताया था, स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11 है। तो बात करते हैं स्वर के भेद कि स्वर के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण अ छोटो, अ, इ, उ, रस, ऋषि। तो ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर के उदाहरण होते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय यानी कि दोगुना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है? 7। बात करते हैं प्लस स्वर कि प्लस स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखा होगा कोई पंडित कथा करने आते हैं, कोई हवन वगैरह करते हैं तो ओम नाम का उच्चारण करते हैं।
तो ओम, अपने मुंह से करके देखिए दोस्तों। तो ओम, बहुत अधिक समय लग रहा है ना इसमें। ओम, भैया, तो ये सब क्या है, प्लुत स्वर हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह से रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर देखिए, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। किसकी? स्पर्श व्यंजन की। अब कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। का से मां तक, ये हमारे का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है स्पर्श व्यंजन की। इसकी एक ट्रिक भी है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। बात करते हैं का वर्ग। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और अड़ा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? का वर्ग में इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और चा वर्ग में देखें तो चा, छा, जा, झा, वां, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालु से ये बोले जाते हैं। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है, मूर्धा है, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, दांत है। क्या है? दांत। अंतिम देखते हैं पा वर्ग। तो पा, फा, वा, भा और मां, तो इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या रहेगा, ओठ या ओष्ठ। ठीक है, इनका उच्चारण हमारा ओष्ठ या ओठ रहेगा। दूसरा, बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। किसकी? अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। देखिए, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण है या, रा, ला, वा, इनकी संख्या हमारी कितनी होती है, 4 होती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यूपी पुलिस में पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा, ये 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म या गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, स, स, हा, ये भी कितने होते हैं, 4। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी यूपीपी, सीआरपीएफ और आपके बीएड, इंट्रेंस,
इस सभी में पूछ लिया जाता है। इनको तो आपको ध्यान ही रखना है। आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। बहुत से लोग होंगे जो अभी तक नहीं जानते होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या है कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। तो देखें संयुक्त व्यंजन जैसे छा, अगर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप इतना ध्यान रखिए कि ये सीआरपीएफ, यूपीपी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आपके एसएससी जीडी में हर बार पूछा जाता है। ये 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि छा किन दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, तो आप सीधा सा बता देंगे का प्लस सा। ध्यान रखना और नोट डाउन जरूर कर लेना। त्र, ता और रा के मेल से त्र, ज्ञ, ज और व के मेल से स्रा, स और रा। स्रा की बात पूछे तो शुरुआत में सा आएगा, समझ लेना वो स्रा है, स और रा। आगे बात करते हैं आयोग वाह कि आयोग वाह क्या होता है। तो देखिए कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे आयोग वाह होते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे आयोग वाह होते हैं। उदाहरण जैसे अंगार, प्रातः और अंधेरा, ये सब आयोग वाह के उदाहरण हैं। तो हम बात करते हैं आगे आयोग वाह के भेद। आयोग वाह के भेद ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि अनुस्वार और अनुनासिक, इन दो में कन्फ्यूज रहता है ज़्यादातर। तो पहले एक एक करके समझते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। कि इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? नाक से। किससे करते हैं? नाक से। जैसे हंस, कंस, अंश और वंश। आप इसको अगर नाक बंद करके बोलेंगे तो ये आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका उच्चारण हमारे नाक से ही सीधा होता है। विसर्ग आपको बाद में बताएंगे। अब इससे पहले आप अनुनासिक देखिए। अनुनासिक में इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप और चांद, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी चढ़ा हो, समझ लेना वो आपका अनुनासिक है। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इस तरह के दे दिया जाएगा। मान लीजिए कंस दे दिया, कंस दे दिया और अंश दे दिया और वंश दे दिया। उसी में से एक नीचे से उठा लिया, गांव उठा लिया या आंख उठा लिया, तो पूछ लेगा कौन सा अनुनासिक है या आपका इसमें से कौन सा अनुस्वार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। किससे करते हैं? नाक से करते हैं। और अनुनासिक इसे चंद्रबिंदी भी कहते हैं, जैसे आँख, गांव, सांप, चांद आदि। चलिए अब बात करते हैं विसर्ग की। किसकी? विसर्ग की। कि विसर्ग का चिन्ह इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण आदि, ये हमारे विसर्ग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर